नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में अगले साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने, मतलब अब महज 1.5 साल से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस के साथ ही विपक्ष में काबिज बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। मौजूदा समय में दोनों ही दल अपनी उपलब्धियां और विरोधी दल की खामियां जनता को बताने में जुटे हैं। खैर, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में कामयाबी किसे मिलेगी, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिलहाल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही शिक्षकों की हड़ताल सरकार की चिंता को बढ़ाने का काम कर रही है। दरअसल सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी और स्कूलों के शिक्षक केंद्र के समान डीए बढ़ाने और 7वां वेतनमान के मुताबिक HRA देने की मांग कर रहे हैं। ये मांगे अभी की नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारी अधिकारी संघ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल 5 दिन की हड़ताल पर चला गया है। इस हड़ताल से कामकाज प्रभावित हो रहा है। लोग अपना काम करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में सियासत भी अब तेज हो चली है। खैर, हक के लिए ये हड़ताल जायज है या नहीं, और क्या हड़ताल से बात बनेगी, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे हक की हड़ताल में। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में सोमवार को कामकाज ठप रहा और आगे भी रहेगा। दरअसल सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल 29 जुलाई तक चलेगी। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल को अनिश्चितकालीन चलाने पर भी जोर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदेश भर के करीब 5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं, जो पूरी नहीं हो रही। लिहाजा अब बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इस हड़ताल के बीच सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ राज्य सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को अनुचित बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस सरकार को उसके घोषणा पत्र के वादे याद दिला रही है। खैर, हक की हड़ताल कितनी जायज है, सत्ता पक्ष या विपक्ष किसकी बातों में ज्यादा दम है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल, 5 दिन तक ठप रहेगा कामकाज। अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी दी जा रही चेतावनी। बड़ा सवाल, आंदोलन से बनेगी बात या सिर्फ जनता होगी परेशान? छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल 5 दिवसीय है। उनकी मांग है कि उन्हें केंद्र के समान डीए और HRA दिया जाए। हड़तालियों के मुताबिक अभी केंद्र में 34% डीए मिलता है। इस तरह छत्तीसगढ़ और केंद्र के डीए में करीब 12% का गैप है। इसके चलते बीते 3 साल की अवधि में उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा इसे बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों ने हड़ताल का रास्ता चुना है। इस हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तर और स्कूल अब बंद रहेंगे। बता दें कि अभी प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। लिहाजा अधिकारी कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हैं। भूपेश बघेल जी, हमारी जायज मांग जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता है और जो 7वें वेतनमान के अनुरूप गिरी भाड़ा भत्ता है, इसकी वो पूर्ति नहीं कर रहे हैं। भूपेश सरकार जो है हमारे कर्मचारियों को 12% अभी तक महंगाई भत्ता नहीं दी है। साथ साथ हम HR के लिए भी लड़ रहे हैं। इधर आंदोलन में सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी शामिल हैं। ऐसे में स्कूल भी अब बंद हैं। आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षकों ने कई जगह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अनोखे अंदाज में विरोध किया। शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के मुताबिक उनकी मांगे पूरी की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अब यह आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह जारी रहेगा। यह शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी तीनों के हित में होगा और हम तो चाहते हैं कि सरकार आज ही बात कर ले और मांग पूरी हो जाएगी, कल ही हम स्कूल लौट जाएंगे। बता दें कि फेडरेशन के माध्यम से 29 जून को एक दिवसीय हड़ताल संपन्न करके कर्मचारियों ने अपनी ताकत का एहसास कराया था। लेकिन जब तकरीबन महीना भर होने वाला है और मांगे जस की तस है,
तो फिर अब कर्मचारी अपने हक के लिए 5 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की वजह से कामकाज ठप है, उधर लोग अपने काम के लिए भटक रहे हैं। सर हम आए थे कार्यालय में जमा करने के लिए, तो वहाँ पर ताला लगा हुआ मिला है। हमारा ना बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, उसके आधार कार्ड में मतलब जन्म प्रमाण पत्र में वो सरनेम नहीं है, उसी के लिए हम आए हैं। तो बोल रहे हैं सर लोग कि सब बंद है ऐसा करके। सरकारी कार्यालय बंद है, सभी विभागों के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। कर्मचारी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा। वहीं विपक्ष के हल्ला बोल के जवाब में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कर्मचारियों की हड़ताल मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, लेकिन ये हड़ताल उचित नहीं है। इससे सरकारी कार्य प्रभावित होते हैं। धैर्य की सीमा उनकी टूटती जा रही है। ये सरकार का विश्वास खत्म हो गया और इसके बाद में अपने मांगों को लेकर के उनके द्वारा ये जो कलम बंद और जिस प्रकार से हड़ताल किए हैं, हम उन मांग का समर्थन करते हैं। अब उनकी डीए की मांग है, सरकार इसमें विचार कर रही है, लेकिन एकदम से 3 दिन 4 दिन का स्ट्राइक का उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये सरकार के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से देने और 7वें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किए जाने की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन अब मांगों को मनवाने के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से लामबंद हुए, बकायदा कामकाज बंद कर सरकार को चेतावनी दी जा रही है। उसके बाद देखना होगा सरकार क्या जल्द कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर ये हड़ताल आगे भी यूं ही चलती रहेगी। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो हक की हड़ताल जनता मांगे जवाब में छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी हैं। सिंहदेव साहब, आपका भी स्वागत है। और कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा और शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। साथ ही स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। सुरेंद्र जी। हाँ, त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? आपकी आवाज कट रही है शर्मा जी, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आ रही है आपको? शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, अनुराग जी से बात कर लेते हैं। अनुराग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही सर, नमस्कार जी। अनुराग जी, ठीक हैं आप? जी मैं कुशल हूँ सर। जी, कर्मचारी लगातार हड़ताल पे हैं। सुना है कि विपक्ष भी उनका पूरा साथ दे रहा है। जी, आप साथ दे रहे हैं उनका पूरा? देखिए, कर्मचारियों की मांग तो स्वाभाविक है और कर्मचारियों ने इस विषय को लंबे अरसे से उठाया है और उस पर लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है जी। और कई चेतावनियों के बाद भी आज की ये परिस्थिति निर्मित हुई है जी। जब कर्मचारी 5 दिन के लगातार कलमबंद आंदोलन के लिए चले गए हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि सारे विद्यालय से लेकर शासकीय दफ्तर इस समय सूने पड़े हुए हैं, जनता हाहाकार कर रही है जी। और आप देखेंगे ये डिफरेंस 12% का है महंगाई भत्ते का। स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई से निजात दिलाने के लिए शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के स्तर का भत्ता देना ये हर राज्य के लिए आवश्यक है, बाकी राज्य भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो 12% का अंतर है छत्तीसगढ़ में जी, और वहीं आईएएस अधिकारियों को ये सुविधा प्राप्त है कि वो केंद्र के बराबर भत्ता ले रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं ये इससे वंचित हैं और इनकी बात को अनसुनी किया जा रहा है। और गृह भत्ता भी उसमें शामिल है कि हाउसिंग रेंट भी उनको मिलना चाहिए। तो ये तो स्वाभाविक है। और आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से
अविश्वास का वातावरण हर वर्ग में निर्मित किया है त्रिपाठी साहब, जी वो बहुत ही गंभीर है। और इस अविश्वास के वातावरण के कारण आज हर वर्ग उद्वेलित और आंदोलित है, और उससे कोई जब बात करने को तैयार नहीं है इस वर्ग से, जी ना कोई समाधान करने को तैयार है। जी जी अनुराग जी, तो ये गंभीर डिफरेंस संकट ये डिफरेंस जो आप बोल रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच में, कर्मचारियों का वेतनमान हो, डीए हो, एचआरए हो, ये डिफरेंस तो आपके समय भी इसी तरह बना हुआ था। देखिए, हर हर सरकार की ये जवाबदारी होती है कि परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करे। जी यदि आज वास्तव में कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो उस चुनौतियों का समाधान करने की जवाबदारी भी राज्य सरकार की संघीय ढांचे। जी तो यदि इन तमाम कठिनाइयों के बाद केंद्र अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे रहा है, तो राज्य को भी उसका पालन करना चाहिए और इन कठिनाइयों का सामना करते हुए केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से ये बात आती है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमने तो कर्मचारियों को संतुष्ट रखा था, जी लेकिन आज परिस्थिति ये है कि कांग्रेस की सरकार में कर्मचारी न केवल असंतुष्ट है, बल्कि सड़क पर उतर के सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए आमादा है, जिसका नुकसान जनता को भोगना पड़ रहा है। त्रिपाठी साहब, चलिए अनुराग जी, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, निश्चित तौर पे मुख्य विपक्षी दल होने के नाते छत्तीसगढ़ के जनता का हित आपको भी सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या, जिस तरह से स्कूलें बंद हो गई हैं, क्या आपने शिक्षकों से कि भाई बच्चों के भविष्य का मामला है आप अपनी मांग करो लेकिन स्कूल बंद मत करो, इस मुद्दे को लेकर क्या आपने समझाने का प्रयास किया है शिक्षक संघ को? देखिए, ये जो कर्मचारी वर्ग है इसमें सभी कर्मचारी शामिल है, सिर्फ शिक्षकों का मामला ही नहीं है त्रिपाठी साहब। मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। और मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वर्ग ने हर स्तर पर, मुझे ध्यान है कि मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, चीफ सेक्रेटरी तक अपनी बात रखी, मई महीने में रखी। और ये मेरे ख्याल से 3rd फेज का आंदोलन है कर्मचारी संगठन का। और इतने चेतावनी के बाद भी यदि राज्य सरकार बिल्कुल से मृतप्राय अवस्था में लेटी हुई है, तो इसको कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प उनके पास नहीं था। तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों ने मजबूरी में, खास तौर पर शिक्षकों ने मजबूरी में ये कदम उठाया हो। हालांकि इसमें स्वाभाविक रूप से बच्चों का नुकसान है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये तो राज्य सरकार की भी जवाबदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि बच्चों का नुकसान ना हो पाए। जी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सुनाई पड़ रही है। जी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है जी। कर्मचारी लगातार हड़ताल पे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी भी हैं। उन्होंने कहा कि एक सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चों का भविष्य न गड़बड़ हो, बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, ये आपको सोचना है। आप जैसा कि कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र में भी आपने इनको ही सारे वादे किए थे जिसकी मांग कर रहे हैं, शिक्षक संघ कर रहा है, कर्मचारी अधिकारी संघ कर रहा है, तो फिर जब घोषणा पत्र में दिया था तो इसकी मांग अभी तक क्यों पूरी नहीं की आपने? देखिए त्रिपाठी जी, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि घोषणा पत्र में हमने जो जो बातें कही थी जी, उस वक्त ये पता नहीं था कि 2 साल कोरोना काल आएगा जी, उस वक्त ये भी पता नहीं था कि जीएसटी लागू होगी और केंद्र की सरकार हमारे पैसे नहीं देगी जी। भाजपा कर्मचारी आंदोलन पर घड़ियाली आंसू मत बहाए। भाजपा का चरित्र मूल रूप से कर्मचारी विरोधी है जी। 15 साल तक भाजपा राज्य में कर्मचारियों की नियमित भर्ती बंद कर दिया गया था। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के बकाया 55,000 करोड़ रुपए दे दे तो राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को मांगों के साथ अनेक योजनाओं को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। भूपेश सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर्मचारियों के हित में हमेशा से फैसले लेते रही है। कर्मचारियों के हड़ताल के बजाय सरकार पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। कोरोना काल में जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 21% की कटौती किया था, तो आपको याद होगा त्रिपाठी, तब भी हमारी सरकार ने कोई कटौती नहीं की थी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने तमाम शिक्षा कर्मियों की बहाली की, शिक्षकों की भर्ती की, पुराना पेंशन उनका लागू किया। इस तरह से अगर आप लगातार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को, हितों को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता के आधार पर रखती है।
अगर ये वादे हमने घोषणा पत्र में किए थे और नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से इसको तत्काल पूरा करना संभव नहीं है। मगर जो बात उनकी वाजिब है, जो बात मांग उनकी वाजिब है, उन सारी बातों को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका कोई न कोई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। शर्मा जी, उनकी दो ही मांग है, एक तो केंद्र के समान 34% उनको डीए चाहिए, दूसरा 7वां वेतन मान की तरह उनको एचआरए हाउस रेंट अनाउंस चाहिए। जी, दरअसल ये दोनों बहुत इसमें इसके लिए जो वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता है वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 55,000 करोड़ रुपए जो हमारा बाकी है केंद्र की सरकार से हमको मिल जाए तो इन सब चीजों को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या ये है कि आज जो कोरोना काल की वजह से और जीएसटी की वजह से जो वित्तीय परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा इसके मतलब इसको संबल देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकार जो है इस पर विचार कर रही है। मगर निश्चित रूप से हम उनके मांगों के खिलाफ नहीं है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। मेरा तो आग्रह यही रहेगा कि आंदोलन का रास्ता पकड़ने के बजाय अपने उस सरकार पर भरोसा करें जिस सरकार ने आपकी पेंशन बहाली की है, जिसने शिक्षकों की भर्ती की है, जिसने शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बना दिया। ऐसे तमाम जो कदम सरकार ने उठाए हैं, ऐसी सरकार पर उनको भरोसा रखना चाहिए। थोड़ा सा आंदोलन का रास्ता छोड़ करके थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए तो बेहतर होगा। चलिए, बीरेन जी हमारे साथ हैं। बीरेन जी, मेरी आवाज आ रही? जी, कमल वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। कमल जी, निश्चित तौर पे अभी शर्मा जी ने कहा है, सरकार के यानी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर सरकार तक उनकी बात पहुंचती है। उनने कहा कि जो अभी हवाला एक दिया कि जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, कोरोना काल के कारण बहुत सारी स्थिति खराब हो गई है, तो आंदोलन का रास्ता ना अपनाकर सरकार पे भरोसा करिए। जिस तरह से और भी उन्होंने नियमित भर्ती चालू कर दी कर्मचारियों के हित में, और इसके पहले भूपेश सरकार ने कई अच्छे निर्णय लिए हैं। इन स्थितियों में आप सरकार पे भरोसा करें, आंदोलन का रास्ता अख्तियार न करें। नहीं, देखिए, ये जो है हमारा जो हम लोगों की जो मांग है वो हम महंगाई भत्ता के लिए हम चाहते हैं केंद्र के समान हमें महंगाई भत्ता मिले जी, है ना, और 7वें वेतनमान के अनुरूप हमको गृह भाड़ा भत्ता मिले जी। ये जो है हमारे जो वेतन है उसका एक हिस्सा है जी, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर पे, है ना। और वो जो 12% का डिफरेंस हुआ है, आज तक 21 साल में कभी डिफरेंस नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो काम कांग्रेस सरकार ने किए हैं, है ना, और जो हमारी जो मांगे हैं वो दोनों में भिन्नता है जी। यह जो महंगाई भत्ता के लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसा भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां महंगाई भत्ता केंद्र के समान ना मिल पा रहा हो, या कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। मैं ये कहना, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ के प्रदेश के जो आईएएस हैं जी, वो जो है 32% महंगाई भत्ता ले रहे हैं जी। वहाँ के जो आईएएस वगैरह है वो 31% महंगाई भत्ता ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पे 34% महंगाई भत्ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो दूरी जो गैप है, इस गैप के बारे में सरकार निर्णय ले, और जो हम इस महंगाई से पूरे प्रदेश के कर्मचारी त्रस्त हैं। आज मैं सिर्फ कमल वर्मा नहीं, आज पूरे प्रदेश के 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी यदि सड़क पर आ गए हैं तो एक बहुत गंभीर विषय है। इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और एक संवादहीनता की स्थिति है कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच। हमने 30 मई को हमने मुख्य सचिव को हड़ताल के संबंध में जानकारी सूचना दी थी। आज 30 मई और आज हो रहा है जुलाई, करीब लगभग 3 माह हो गया। 3 माह में किसी भी अधिकारी ने हमसे संवाद करने का भी प्रयास नहीं किया। यह जो है बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। हम चाहते हैं सरकार हमसे संवाद करे, और जो भी स्थिति है हम चाहते हैं यहाँ की आम जनता है उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। हम भी उनके दुख दर्द में हम शामिल रहते हैं। आपने वेतन कटौती की बात करी, आपको जो है हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे तो कोरोना काल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रदेश के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की, इसका परिणाम है आज हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित है। इसलिए उस समय भत्ता भी देने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, वो भी भत्ता भी नहीं मिला।
तो हम चाह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की जो ज्वलंत समस्या है, इसको सरकार बहुत ही गंभीरता से ले। वर्मा जी, और इसको महंगाई जिस का तरह मुद्दा से तो निकाले। केंद्र सरकार पे आता है, राज्य सरकार पे थोड़ी आता है। महंगाई का मुद्दा तो नहीं, केंद्र हम देखिए, हम राज्य और केंद्र के बीच में हम नहीं जाना चाहते। मुख्य बात है, एक बाजार है, एक राष्ट्र है, तो और हर चीज के जो दाम जो है नियमित रूप से बढ़ते जा रहा है। इस महंगाई के दौर में मैं किसी केंद्र और राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो कह तो रहे हैं शर्मा जी, एक बाजार है, एक कर है, आप बोल रहे हैं एक देश एक कानून एक कर, तो उसमें जीएसटी का पैसा चूंकि केंद्र सरकार से उनको नहीं मिल रहा है, उस कारण ये मांग नहीं पूरी कर पा रहे। नहीं भैया, मैं ये बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभी जो है 65,000 रुपए सब विधायक लोग सब मिलकर अपना बढ़ा लिए। यहाँ के पंच सरपंच, यहाँ पे जिला पंचायत महापौर सबका तनख्वाह बढ़ जाता है। तो हमको महंगाई भत्ता जो हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? जी, हमारी मांग यही है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। चलिए शर्मा जी, आपने सुन लिया होगा, उत्तर लेंगे हम आपसे। एक बार वीरेंद्र दुबे जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। वीरेंद्र जी, हमारा आपसे एक ही सवाल है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा आपका आंदोलन चल रहा है, बहुत संगठित आंदोलन है, पूरे सारे स्कूल में ताले लग गए हैं, बंद हो गए हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा ये भी सोचा है कि जो बच्चे हैं उनका 5-5 दिन, अनिश्चित काल की बात कर रहे हैं, अभी तो 5 दिन की, उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? आपकी मांग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कितना होगा? त्रिपाठी जी, बच्चों की पढ़ाई की चिंता यदि सबसे ज्यादा किसी को है, वह है इस प्रदेश के शिक्षकों को जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एकाएक आंदोलन नहीं गए हैं। इसके पूर्व भी 4 साल तक लगातार हमने जो है सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है, एक दूसरी धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, माननीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिलकर, लेकिन लगातार जब हमारी मांगों की अनदेखी की गई तो हम बाध्य होकर आज इस आंदोलन में आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह आंदोलन सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, यह आंदोलन प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, कार्यालय के कर्मचारी हैं, और आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी शिक्षक इस आंदोलन में, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन है और इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो इस प्रदेश के की सरकार है, क्योंकि उन्होंने लगातार हमारी मांगों की अनदेखी की। हमने 4 साल में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया त्रिपाठी जी, सरकार की ओर देखते आशा भरी नजरों से उनके तरफ हम देख रहे थे, लेकिन लगातार जब हमारी मांगों की किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, न ही किसी का बुलावा आया, न अधिकारी कभी सुने, और हर बात में जब भी हम अपने आंदोलन को किए तब तक कमेटी बना दी गई और कमेटी ऊपर कमेटी बनती है, लेकिन एक दूसरे तरफ जो माननीय जो विधायक महोदय हैं, माननीय जो मंत्री हैं, वो अपना वेतन को अपना बिना कमेटी बनाए पास कर लेते हैं और एक तरफ 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों को उपेक्षा करते हैं। तो प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने भी आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखी। रही बात बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे और जो कोर्स है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि आंदोलन ज्यादा लंबा ना चले और जल्द से जल्द मांग पूरी कर दे। हम कल ही लौट जाएंगे। आप एक्स्ट्रा क्लास तो ले लेंगे, लेकिन बच्चे में उतना सोचने समझने क्षमता होगी तब ना। अगर वो 4 घंटे पढ़ सकता है, आप उसको बोले 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे वो नहीं पढ़ पाता है, एक्स्ट्रा क्लास से कहाँ से सॉल्व हो जाएगा ये मुद्दा? देखिए त्रिपाठी जी, हमको लगभग 22 साल हो गए इस फील्ड में और हमको पता है कि बच्चे कौन सी चीज कैच कर लेंगे, कौन सी चीजों को उनको कहाँ पर क्या तकलीफ है। शिक्षक से ज्यादा अच्छा बच्चों को कोई नहीं जान सकता और मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए सरकार को ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यह शिक्षकों से स्कूलों से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी और कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ा विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार जल्द से जल्द बातचीत करे और जो हमारा लंबित 12% DA है और 7वां वेतनमान के सबपक्ष HRA और तत्काल प्रदान कर दे। कल से ही लौट जाएंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा और यह जब तक मांग पूरी नहीं होगी इस आंदोलन से हम पीछे नहीं हटेंगे। किया था, अब अनिश्चितकाल कर दिया सर। अनिश्चितकालीन तो है ही, अनिश्चितकालीन आंदोलन है ये। प्रदेश के 2.25 लाख जो शिक्षक हैं वो अनिश्चितकालीन आंदोलन में है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कमल भैया से भी निवेदन करूंगा, यदि 5 दिन के आंदोलन में सरकार जो है यदि मांगों की अनदेखी करती है, मांग पूरा नहीं करती, तो उनको भी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी शिक्षक जो आम लोग हैं उनकी मंशा है कि इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। चले, हमारे शर्मा जी आपने सुन लिया है, हम आपके पास आ रहे हैं। RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे। श्रीवास्तव जी, कितनी उचित है ये हड़ताल? देखिए त्रिपाठी जी, कितनी उचित है ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि
दो पक्ष हैं, एक सरकार है, दूसरे कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को चाहिए उनका भत्ता, एचआरए, जो डीए बढ़ा है केंद्र सरकार के बराबर वो चाहिए। तो उनकी भी अपनी एक मांग जायज़ है, क्योंकि ये लोग जो है जैसे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसका इंडेक्स बढ़ रहा है, उस हिसाब से कर्मचारी संगठन अपनी मांग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जरा देखिएगा, आपने 2-3 मुद्दा उठाया। एक तो ये है कि बच्चों का कितना नुकसान होगा जो शिक्षक अगर हड़ताल पर होंगे। आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल बच्चों में का है, स्वास्थ्य है, कोई हाँ, बीमार ये होगा, सुविधाओं को पूरे बंद पड़ा है। कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा वैसे भी बहुत प्रभावित हो चुकी है। चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे जो भी हो, जितना भी दावे करें कि हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ये करेंगे, ये संभव नहीं है। तो एक तो ये बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है कि अगर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो बच्चों का काफ़ी नुकसान हो गया। 2 बार 2 कोरोना का काल जो था, 2 साल वैसे भी उनका बर्बाद हो चुका है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार जब भी डीए बढ़ाएगी या महंगाई भत्ता बढ़ाएगी या एचआरए बढ़ाएगी तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ तो आएगा ही। कांग्रेस प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि उनका जो है बकाया करीब 60-65 हज़ार करोड़ रुपया अगर सरकार दे दे, केंद्र सरकार, तो सबकी मांगें पूरी कर देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह की हड़तालों से सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जनजीवन प्रभावित होता है और आम जनता प्रभावित होती है, और साथ साथ आपने एक ऐसे वर्ग को भी प्रभावित किया जिसमें बच्चे भी हैं, शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है। तो अगर दोनों स्थितियों को अगर देखा जाए तो इस हड़ताल को उतना उचित नहीं कहा जा सकता है जी। एक बात और भी कहा, कांग्रेस प्रवक्ता के माध्यम से कही गई कि हमने कोरोना काल में लोगों को पूरा वेतन दिया। तो ये देखिए, ये सरकार की संवेदनशीलता थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता भी नहीं मिल रहा, डीए भी नहीं मिल रहा है, और तमाम चीज़ें हर राज्य सरकारों में। ये तो चुनाव का साल है, इसलिए कर्मचारी संगठन भी अपनी बात पढ़े रहते हैं। वर्मा जी बोल रहे हैं सारे राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ सारे काम मध्य प्रदेश में ही नहीं है बराबर जी। कैसे सारे राज्यों की बात करेंगे जी। मध्य प्रदेश में कहाँ महंगाई जो है, डीए जो है केंद्र के बराबर अभी तक नहीं है। जी जी। तमाम लोग प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है। सरकार जो है, अगर ये बात तय है कि अगर मान लीजिए इस तरह से व्यवस्था हो रही है, हड़ताल है, तो सरकार को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उनको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहां पूरे कई कर्मचारी संगठन सभी विभाग अगर हड़ताल पर हों, 4.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हो, तो प्रदेश की व्यवस्था ठप होती है। और इस मामले में राज्य सरकार को आगे अपनी बात कहना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, वर्मा जी कुछ कह रहे थे आप, फिर हम चलते हैं प्रवक्ताओं के पास। वर्मा जी, मैं ये बोल रहा था भाई साहब, ये छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिसके साथ में 88 संगठन जुड़े हुए हैं। आज जो है कहीं भी आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, हर कार्यालय जो बंद है, ताला लग चुका है। हमारा ये कहना है, जैसे महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश में 34% है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ 21% से कम महंगाई भत्ता हो। ये पहली बार 21 साल के इतिहास में 12% महंगाई भत्ता जो है ये कम है केंद्र से। हमारी कोई और अन्य मांग तो यथावत है। जितने मांग घोषणा पत्र में जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो सारे यथावत है। सारे वो कमेटी बनाकर वो कमेटी के सामने वो पड़ा हुआ है, और कमेटी के जो अध्यक्ष है IAS वो सो रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको जाकर हमको याद दिलाना पड़ता है, भैया आप कमेटी बनाए हो, आप मीटिंग वूटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपनी कमेटी की कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। कोई सुनवाई नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच में जो संवादहीनता है, वो संवादहीनता खत्म होना चाहिए, तभी किसी समस्या का समाधान होगा। यदि दोनों, हम जो है आम जनता के प्रति जो है हम जागरूक हैं, और हम चाहते हैं कि आम जनता को किसी प्रकार कोई कठिनाई न हो। कमल जी, संवादहीनता खत्म हो जाती, संवाद आपके साथ होने लगता है तो आप हड़ताल खत्म कर देंगे कि जब तक पूरी मांग नहीं होगी पूरी तब तक नहीं करेंगे? भाई अब जब संवाद करेंगे तो उस समय अपने को पता चलेगा कहाँ तक हम लोग किन विषयों पर हम लोग कहाँ तक अपन बात करेंगे। लेकिन पहले संवाद तो हो, संवाद होने से कोई रास्ता निकलेगा। ये भारत को आजादी जो मिली है वो भी संवाद के माध्यम से ही मिली है जी। ये हमारा इतना अच्छा देश है, ये बिना आंदोलन किए या आंदोलन कर रहे हैं तो संवाद करने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए संवादहीनता ठीक नहीं है मेरे दृष्टिकोण। वर्मा जी, आप कम से कम स्वास्थ्य महकमे को तो छोड़ देते, उधर मानवता के नाते। नहीं, ये आपको गलत जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य महकमे जो है इमरजेंसी सेवा में है, और सभी अस्पतालों में सभी जगह काम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं जी। विपक्ष बीजेपी की सरकार थी तो आपकी सारे मांगे, कर्मचारियों की कोई मांग नहीं लंबित थी, सारी मांगे पूरी हो रही थी समय पे। नहीं, देखिए हम लोग जो बाकी मांगों के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं जी। हम सिर्फ जो है हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा हक है, जो हमारा
वेतन का जो हिस्सा है महंगाई भत्ता, इस जो महंगाई की जिस तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हम सिर्फ महंगाई भत्ता की बात कर रहे हैं। और पूर्व सरकार में या उससे पहले कांग्रेस सरकार में जिसका भी सरकार रहा हो, महंगाई भत्ता में इतना गैप कभी नहीं हुआ जैसे इसे केंद्र सरकार ने जारी करता है। ये महंगाई भत्ता का निर्धारण कौन करता है? ये भारत सरकार में एक एजेंसी है, वो एजेंसी निर्धारित करती है, जो है वो तय करता है कि कितना उसका सूचकांक कितना बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से कितना महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। वो हम लोग तो निर्धारित नहीं करते। तो हम कह रहे हैं कि भाई महंगाई जो है किस कदर बढ़ रही, पूरे जो है बहुत तेजी से पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी त्रस्त है इस महंगाई से। इसे देखते हुए महंगाई भत्ता के ऊपर में सरकार अवश्य जो है कोई न कोई जो है निर्णय ले, हम ये चाहते हैं सरकार। चलिए शर्मा जी, आप सुन लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी से हम बीजेपी प्रवक्ता हैं अनुराग जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनुराग जी, बार बार ये बात आ रही है। अनुराग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बार बार ये बात आ रही है, हमारे शिक्षक संघ के भी और कर्मचारी संघ के भी बोल रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस तरह से बढ़ रही है उसके कारण वो ज्यादा परेशान है। ठीक है, उनको महंगाई भत्ता बराबर मिलना चाहिए, एचआरए बराबर मिलना चाहिए, लेकिन महंगाई तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की देन है अगर बढ़ रही है तो। देखिए त्रिपाठी जी, एक स्वाभाविक बात है कि ये जो महंगाई है ये वैश्विक है और ये सभी लोग स्वीकार करते हैं जी। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भारत के अंदर महंगाई आज के तारीख में सरकार के द्वारा नियंत्रित है जी। और ये कहा जाए कि आज एक लिस्ट में देख रहा था, इसमें ऑस्ट्रिया से लेकर यहाँ पूरे अगल बगल के सारे देशों में, क्योंकि पेट्रोलियम बाहर से आता है जी, तो गैस का सेक्टर सबसे सस्ता यदि कहीं पर है तो भारत के अंदर है। और यदि कांग्रेस के समय की बात करें कि महंगाई किस दर से बढ़ी थी, तो मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि 157% 2004 से लेके 2013 के बीच में पेट्रोलियम के रेट बढ़े थे। उसको वेरीफाई कर ले कांग्रेस के प्रवक्ता। अब कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार आरोप लगाते हैं कि उनका पैसा जीएसटी का या अन्य पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही। मैं आपको त्रिपाठी जी एक बात बहुत विश्वास और आपके चैनल में मजबूती के साथ ये कह रहा हूं कि ये अभी तक का सर्वाधिक बजट यदि किसी सरकार ने राज्य को दिया है तो अभी पिछले 21-22 में और 20-21 में मोदी सरकार ने इस राज्य को दिया। किस मद में दिया है? मैं पूरी बात कर रहा हूँ जी, सारे मदों की बात कर रहा हूँ जी। सर्वाधिक राशि इस बार केंद्र की तरफ से राज्य को मिली है। दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये कर्मचारी आंदोलन क्यों हो रहा है? कर्मचारी आंदोलन इसलिए हो रहा है, अभी आप देखिए कि मनरेगा के कर्मचारी पूरे गर्मियों भर हड़ताल में, पूरे जो छत्तीसगढ़ के जितने जो काम होते हैं उस समय, खेत निर्माण के काम होते हैं, कूप खनन के काम होते हैं, सारे ठप पड़ गए, पूरे बंद थे, उनकी बात नहीं सुनेगी। और उसको लेकर अभी भी स्वास्थ्य मंत्री ने वो आरोप भी लगाए, ये प्रायोजित आंदोलन इस सरकार ने कराया। क्यों कराएगी प्रायोजित आंदोलन सरकार अपने ही खिलाफ? ये तो इनके कैबिनेट मंत्री लगाए थे। इसका उत्तर शर्मा जी देंगे कि इनके कैबिनेट मंत्री पंचायत विभाग के, उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था, खुला पत्र था वो, कि वो प्रायोजित आंदोलन उन्होंने कराया था, जिसमें कर्मचारियों का हित हुआ, मजदूरों का हित हुआ, विकास का हित हुआ। अब सारे अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार मामलों को लटकाना, घुमाना और भ्रमित करना लोगों को और झूठे वादे करने, इसके लिए ये सरकार मशहूर है और इनकी विश्वसनीयता अब समाप्त हो चुकी है जनता में। और इसलिए ये जो अंतिम समय, अंतिम सोपान, अंतिम सत्र जो इनका चल रहा है, इसमें हर वर्ग उद्वेलित होकर इनके खिलाफ आंदोलन। अनुराग जी, हम इतना जानते हैं, आंकड़े में आप भले कहें कि 2004 से 14 के बीच में 157% बढ़ी महंगाई, हमें जो दिख रहा है, जो आम जनता को दिख रहा है, हमारे समय से हमारे दोनों कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको भी दिख रहा होगा, आरपी श्रीवास्तव जी को भी दिख रहा होगा कि जब 65 रुपए पेट्रोल डीजल पहुंचता था तो जंतर मंतर से लेके सड़क तक आप लोगों ने जैसा आंदोलन किया, आज 100 रुपए पार हो रहा है। गैस जो
खाने की रसोई गैस है 400 रुपए थी, सब्सिडी तो गई 1052 रुपए हो चुका है, ये सामने दिख रहा है। अब वो आंकड़े क्या हैं क्या नहीं, वो आर्थिक विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने तो कहा कि वैश्विक है महंगाई, वास्तव में वैश्विक है, इसको स्वीकार किया जाता है जी, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि केंद्र सरकार कैसे राहत देती है। केंद्र सरकार ने अभी पेट्रोल डीजल पर क्रमशः 10 रुपए 5 रुपए 2 बार कम किया। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया अपने वेट में? क्या जीएसटी सिर्फ केंद्र को मिलेगी, स्टेट जीएसटी नहीं होती क्या? इसका उत्तर भी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उनका जीएसटी का पैसा आप दे नहीं रहे। नहीं, ये तो इनका आरोप है ना जी, ये इनका आरोप है जी। ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने उल्लेख किया कि सर्वाधिक बजट हमने दिया, उसका वेरिफिकेशन कर ले शर्मा जी। अभी मैं चुनौती दे रहा हूँ इस बात, उसका वेरिफिकेशन कर ले कि 20 से लेके 22 तक में सर्वाधिक बजट मिला कि नहीं छत्तीसगढ़। चलिए पूछ लेते हैं शर्मा जी। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही। चलिए, अनुराग जी की बात, अनुराग जी के तर्क सुन लिए होंगे आपने। हालांकि मैंने सवाल किया है कि इस समय रसोई गैस हो, पेट्रोल डीजल हो, पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो हर रोजमर्रा की हर जो सामान होती है उन सब की कीमत बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में। तो अब उन्होंने कहा है कि भैया सबसे ज्यादा बजट केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है छत्तीसगढ़ को। सीधी बात ये है त्रिपाठी जी, पहली बात है कि मैं अपने कर्मचारी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करने के बजाय बेहतर होता कि महंगाई कम करने के लिए भी एक आध बार आंदोलन होता। कहाँ पर तो प्रधानमंत्री ने देश का आश्वासन दिया था जी, मैं सुनील जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा था कि देश में रुपये की कीमत है, देश कैसे बढ़ता है, उन्होंने पूछा था कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देश की जनता ने कहा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए। आज देश में जो निर्मित है, लोगों का जीना मुहाल है, ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से सरकार जनता के साथ अत्याचार कर रही है, उसको देखते हुए मेरा तो कहना यह है कि कर्मचारियों के इस विषय में भी सोचना चाहिए। और माननीय हमारे मित्र हैं अनुराग सिंहदेव जी, अगर उनका कहना है कि सरकार ने दे दिया, वही बता दें आंकड़े कि हमारी कितनी आवती थी और कितना उन्होंने दिया, इस बात की पुष्टि कर दें, आंकड़े वही बता दें। जब हमारी पूरी सरकार कह रही है कि हमको 55,000 करोड़ लेना है विभिन्न मदों में जी, तो उसकी देनदारी तो बनती है ना। उसको अगर देंगे तो हमारी काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम अपने छत्तीसगढ़ के तमाम कर्मचारियों को जैसी सुविधा देनी चाहिए वैसी सुविधा हम दे पाएंगे, देना भी चाहते हैं। बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सरकार ने तो लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं, चाहे पेंशन बहाली का विषय हो या शिक्षकों को नियमितीकरण करने का विषय हो, शिक्षक बहाली करने का विषय हो। लगातार सरकार जो है संवेदनशील है कर्मचारियों के साथ। 4.5 लाख कर्मचारी जिनके साथ लगातार सरकार खड़ी है, उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की उन्नति में उनके योगदान की आवश्यकता है, उनके सहयोग की आवश्यकता है। उनमें थोड़ी सहनशीलता की हम अपेक्षा करते हैं और सब मिलजुल कर इन समस्याओं का समाधान भी करेंगे और आने वाले विकास के रास्ते में चल सके, इस बात को सुनिश्चित। लेकिन शर्मा जी, अभी तो कर्मचारियों का कहना है कि इतना डिफरेंस महंगाई भत्ते पे कभी नहीं रहा। 12% का गैप जो आया है वो बहुत ज्यादा है। माने अभी सिर्फ उनको 22% महंगाई भत्ता मिल रहा होगा, जो 34 मिलना चाहिए। उसको तो कम से कम थोड़ा बहुत तो दूर करें। निश्चित रूप से इसमें कोई हल होगी, मैं उम्मीद करता हूँ और आने वाले समय में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को ऐसा बात है। चल शर्मा जी, एक सवाल और ये है इस बात का कि वो जिस तरह से अडिग है, चाहे शिक्षक संघ के अध्यक्ष हों, चाहे कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष हों, संयोजक हों, वो अडिग हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी या उनके साथ बैठ के संवादहीनता जो बनी हुई है उसको समाप्त करें। तो ये संवादहीनता बनने क्यों दी? चाहे आपके मुख्य सचिव हों, अधिकारी हों, मुख्यमंत्री हों या जो भी आप संबंधित सरकार से लोग हों, ये संवादहीनता क्यों बनने दी? अगर संवादहीनता नहीं बनती तो शायद ये इतनी बड़ी हड़ताल नहीं होती। नहीं, निश्चित रूप से संवादहीनता नहीं होनी चाहिए
और हम ये प्रयास करेंगे कि संवाद कायम हो जी और दोनों के बीच में बात हो और दोनों एक दूसरे की समस्याओं को समझें और जी। समझ। वर्मा जी, संवादहीनता, शर्मा जी बोल रहे हैं कि संवाद होगा, जल्दी ही होगा। आदरणीय, मैं तो बोल रहा हूँ कि शर्मा जी जो है ये काफी मुख्यमंत्री जी के करीबी भी हैं और वरिष्ठ है। मैं इन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में हम किनसे बात करें जी और हम अपने दुख दर्द हम किनको सुनाएं, जी है ना। तो हम चाहते हैं कि यही माध्यम बन जाए आदरणीय सुनील शर्मा जी, और मुख्यमंत्री से हमसे बात कराएं, संवादहीनता की स्थिति है उसको खत्म करें। और सभी लगभग सभी चैनल में हम लोग लगातार 3 महीने से डिबेट में आ रहे हैं, प्रवक्ता लोग भी आते हैं, लेकिन जो समस्या का समाधान होना चाहिए वो नहीं होता। बस डिबेट से उठे, उसके बाद चले गए, अपने अपने घर में सो गए। ये स्थिति जो बन गई है, निर्मित हो गई है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब हमारे लिए जब महंगाई भत्ता हम जब बात करते हैं तो हमारे लिए खाली ये जीएसटी यहाँ से नहीं मिल रहा है, वहां से नहीं मिल रहा है, दुनिया भर का केंद्र राज्य के ऊपर, राज्य केंद्र के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप में ये सब उलझा देते हैं। और बाकी वर्ग जो है, जैसे अभी विधायकों का ही 65,000 रुपया वेतन बढ़ गया, सब लोग बैठे ताली बजाया, हो गया सब लोगों का। तो उस समय तो वर्मा जी विधायक कितने हैं? विधायक कितने हैं? कुल छत्तीसगढ़ में 9, आप लोग 5.5 लाख हैं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कई हमारे जो प्रतिनिधि है पार्टी के, सरकार के, उन्होंने कहा कि 2019 जो है अभी किसानों के लिए है, तो 2020 जो है कर्मचारियों के लिए रहेगा। 2021 निकल गया, 2022 निकलने वाला है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, हमारे जो समस्या है वो यथावत है। बाकी जो मांग है, जो घोषणा पत्र में 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की बात हो, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो, सारे जो है कमेटी में उलझा हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी अच्छा काम कौन सा हुआ है। ये लोग बार बार वही बोलते हैं कोरोना काल में तनख्वाह नहीं काटे। अरे भैया, कोरोना काल में कर्मचारी अधिकारी के जो है उनके परिवार के लोग जो है इसे जो शहादत दिए हैं और उसके जो अपने परिवार के जो इलाज में जो है वो आर्थिक बोझ से लद गए हैं हर परिवार में। लेकिन कमल जी, केंद्र ने काटा, राज्य सरकार ने नहीं काटा, इसलिए शर्मा जी ने कहा। नहीं, ठीक है ना भाई, नहीं काटा दादा, तो उसी बात को बार बार ये भी तो बोलना चाहिए ना कि उसी कोरोना काल में कितने हजार कर्मचारी अधिकारी ये हमारे प्रदेश की जनता को बचाते मौत को गले लगा लिए। वो तो सारे देश में हुआ है, वो तो सारे देश में हुआ है कमल जी। नहीं, तो हमारे कर्मचारी अधिकारी भी तो गए ना भाई, पूरा क्षेत्र में किसने काम किया रोकथाम के लिए। आज सब हर व्यक्ति जो है अपने अपने घर में कैद हो गया उस समय। तो हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी है जिन्होंने पूरा फील्ड में गए और वो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात मेहनत किए। तो आप जो है दोनों पहलू बात करिए ना, ये बात करिए कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है। आज पेट्रोल का भाव देख लीजिए, कहाँ 102 रुपए से 3 रुपए हो गया। अभी जो पनीर है, अब बताइए, अब हम लोग अभी कर्मचारी अधिकारी लोग जो हरी सब्जी नहीं ले पा रहे थे, अब पनीर खाने के लिए पनीर खा रहे थे। अब वो तो अनुराग जी से सवाल करिए भाई, जीएसटी पनीर पे किसने लगाया, दही पे किसने लगाया, वो अनुराग जी से बात करिए। शर्मा जी क्या करेंगे उसमें? सर एक मिनट, मैं कर्मचारियों की समस्या के बारे में बोल रहा हूँ। किसने लगाया? अनुराग जी एक मिनट आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाए। प्रत्यारोप मैं किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात थोड़ा 1 मिनट सुन लीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारी जो समस्या है, जिस चीज से हम जूझ रहे हैं, उसे हम लोग आपको अवगत करा रहे हैं जी। अब इसके लिए राज्य जिम्मेदार है कि केंद्र जिम्मेदार, हमको इसमें मत उलझाइए। हमें जो है महंगाई भत्ता जो है, हम संवादहीनता की स्थिति है, तो ये जो है हमसे संवाद होना चाहिए। जीएसटी किस पे लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए, कमल जी ये तो केंद्र सरकार ही तय करेगा ना। हालांकि जीएसटी काउंसिल है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं, वो सब मिलकर तय करते हैं। सर, मैं क्लास 1 अधिकारी हूँ, मेरे सब पता है सर। ये जी, मैं भी क्लास 1 अधिकारी हूँ, विभाग का अधिकारी हूँ, सब जानता हूँ A to Z। मेरा कहने का असर ये है, महंगाई के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। मैं कर्मचारी अधिकारी फेस कर रहे हैं दिनों दिन जो है महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, उस महंगाई के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और उसे देखते हुए महंगाई में मैं आप क्लास 1 अधिकारी इसीलिए सवाल कर रहा हूँ, महंगाई में राज्य सरकार का क्या दोष है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ सर। मैं राज्य सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, न मैं केंद्र को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं करना। कोई न कोई तो दोषी होगा, कोई न कोई दोषी होगा। अब ये आप ज्यादा समझेंगे, आप कौन दोषी। चलिए अनुराग जी क्या कह रहे थे आप?
मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि खुले जो पदार्थ है उसमें यथावत आप पनीर खाइए, दूध पिए, दही ले जाए, कोई जीएसटी नहीं है इसमें, ये बात स्पष्ट है। ये कांग्रेस का फैला हुआ भ्रम है। दूसरा, क्या स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, स्टेट जीएसटी नहीं लेने वाली है क्या? ये भी शर्मा जी को क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आज खड़ा है कि सेंट्रल जीएसटी की बात हो रही है जी। स्टेट जीएसटी इसमें बाहर है क्या? क्या जीएसटी काउंसिल ने ये तय नहीं किया है फूड प्रोडक्ट में जीएसटी लगाए जाएंगे? ये वहां कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, कई तरीके की बातें करते हैं। तो ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि एक कर प्रणाली यदि देश के अंदर लागू की गई है और उसमें राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है, जीएसटी काउंसिल में इनके मेंबर हैं, तो ये सहमति से उनके हुआ है या नहीं हुआ है? चलिए पूछ लेते हैं शर्मा जी। शर्मा जी, शर्मा जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में आपके भी मेंबर हैं, महंगाई में आप भी उतने ही भागीदार हैं जितने केंद्र सरकार है। देखिए, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। रहने का तो हम इसी देश में हैं, इसी लोकतंत्र में हैं, इसी संस्था में हैं, मगर आप ईडी किस तरह से काम कर रहा है आप देख रहे हैं, सीबीआई किस तरह से काम कर रहा है देख रहे हैं। महंगाई में सीबीआई या ईडी का कोई रोल नहीं है। सुनिए, मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, इसी तरह से केंद्र की जितनी संस्थाएं हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसको देख रहे हैं जी। हमने तो जीएसटी को देश की दूसरी आजादी नहीं कहा था, हमने तो ये आटा में और दही में जीएसटी लगाने की बात नहीं कही थी जी। मगर बात दरअसल ये है कि आज मैं कर्मचारी भाइयों से एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग 4.5 लाख की संख्या में हैं, आपके पास तो यूनियन है, आप अपने महंगाई भत्ते के लिए हड़ताल कर सकते हैं, आप जो है कलम बंद कर सकते हैं, मगर उन लोगों के बारे में भी तो सोचिए जिनके पास खाने के लिए दही नहीं है, जिनके पास आटे नहीं है, जो महंगाई से मरे जा रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल में जाते हैं तो वहाँ बेहोशी होने लगती है जी। इस ऐसे लोगों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये महंगाई जो है, जितना महंगाई भत्ते की जरूरत क्या है, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। लेकिन इतना गैप पहले कभी नहीं आया शर्मा जी, इतना गैप नहीं आया कभी। 22% मिल रहा है जो 34% के हकदार हैं। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी संवेदनशील है कि उन्होंने कर्मचारियों से बिना कहे उनको कोरोना काल में वेतन दिया, उनका पेंशन बहाली किया, हम उनको महंगाई भत्ता देना चाहते हैं। हमारी तो एक मासूम सी मांग है कि हमारा जो पैसा केंद्र सरकार चाह रही है उसको दे दे जी। हम तो अपने कर्मचारियों को बड़े सुख से रखना चाहते हैं, मगर विषय महंगाई का सवाल यह है तो महंगाई सिर्फ कर्मचारियों को नहीं परेशान कर रहा है जी। महंगाई तो पूरे महंगाई से तो पूरे देश के लोग परेशान हैं। मेरे ख्याल से आप भी परेशान होंगे जी जी जी। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इस महंगाई से परेशान न हो। और खास तौर पे परेशानी का विषय ये है जब देश के प्रधानमंत्री इस आश्वासन के साथ प्रधानमंत्री बने कि महंगाई कम होनी चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये बात उन्होंने कहा था और बड़ी बड़ी बहुत सारी बातें कही थी। पैसे की कीमत गिरता है तो देश की इज्जत घट जाती है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो आज तो चिंता का विषय ये है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 4.5 लाख 5 लाख हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवेदनशील है, उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, बैठ के बात कर लेंगे, भरोसा रखें, निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप भी परेशान होंगे, पत्रकार लोग कुछ ज्यादा ही परेशान है, कटौती यहाँ भी हुई है जी। श्रीवास्तव जी, आपके एक इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी चाहिए, फिर एक बार फिर वीरेंद्र दुबे जी के पास चलते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, हमारे भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि वैश्विक है, बिल्कुल हम मान लेते हैं वैश्विक है जी। लेकिन समस्या ये होती है कि जब जीएसटी पूरे देश के लिए एक कर प्रणाली है और जीएसटी का हिस्सा राज्यों को उनका मिलना चाहिए और केंद्र को उनका मिलना चाहिए। अगर वो मिलता है, और जैसे बार बार जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है जीएसटी का अगर पैसा वापस आ जाए तो सरकार इन कर्मचारियों के सारी समस्याओं को दूर कर देगी। तो हमें सबसे पहले ये लगता है कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था का भी ध्यान में रखा जाए केंद्र की व्यवस्था के अलावा। और छत्तीसगढ़ सरकार जो सवाल उठा रहे हैं हमारे कर्मचारी नेता साथी कि छत्तीसगढ़ सरकार उनसे संवादहीनता जो है उसको संवाद कायम करे, तो हमें लगता है कि इनसे संवाद कायम करे तो जो बातचीत के दौरान ये बात समझ में आ रही है हमें कि अगर संवाद कायम होता है तो ये भी कुछ एक कदम आगे बढ़ेंगे और प्रदेश की समस्याओं को समझते हुए और प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कुछ जरूर जो है उस पर विचार करेंगे, जिससे कि ये जो है हड़ताल लंबे समय तक न चले।
तो ये दोनों तरफ से है, और कर्मचारी प्रदेश के हैं तो उनको मुख्यमंत्री से ढेर सारी अपेक्षाएं भी हैं, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके मामले को संज्ञान में लेकर के और कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जी बीरेन जी मेरी आवाज आ रही? जी बीरेन जी, जैसा कि आपने कहा अनिश्चितकाल हड़ताल, और शर्मा जी जो अभी सरकार के सामने मजबूरी बता रहे हैं, वो निश्चित उस मजबूरी के तहत मुझे नहीं लगता है कि आपकी ये मांग अभी जिस तरह से कहा है कि आपको एचआरए मिल जाए केंद्र के समान, 7वें वेतनमान के अनुरूप 34% महंगाई भत्ता मिल जाए, मुझे नहीं लगता पूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में तो आप महीनों हड़ताल पे रहेंगे, अनिश्चित काल है। तो त्रिपाठी जी में चर्चा शुरू था, लगता है मुझे हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है। हमको इसमें नहीं जाना है, हमको ये पता है कि थोक मूल्य सूचकांक के हिसाब से समय समय पर केंद्रीय सरकार जो है वह महंगाई भत्ता देती है, और उस महंगाई भत्ता के हिसाब से राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता को बढ़ाती है। और पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार इतना बहुत ज्यादा हमारी मांगों की महंगाई भत्ता की अनदेखी की है कि 12% का गेप आ गया। और सबसे बड़ी बात, महंगाई भत्ता ही नहीं, एरियस राशि भी नहीं मिल रहा है हमको। एक एरियस राशि जब लागू होता है उसके समय के बाद जब केंद्र सरकार लागू करती है, उसका राज्य सरकार लागू करती है, इन दोनों के बीच का जो समय उसका एरियस भी मिलना चाहिए। वो भी हमारे हजारों करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार जो है समझ जाइए कि अभी तक हमको अप्राप्त है राज्य सरकार के खजाने में। अब रही बात कि हमको महंगाई भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए। महंगाई भत्ता का मतलब ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, ये तो केंद्रीय गवर्नमेंट समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाती है, और राज्य सरकार सिर्फ कर्मचारी, अधिकारियों, शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। गर्भो नवा छत्तीसगढ़ सरकार का नीति वाक्य है, और 4.5 लाख अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों का को नजरअंदाज करके किस प्रकार के शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगा, नियमितीकरण उनने किया। पुरानी पेंशन बहाली जो पहले थी, जो अटल जी के बाद से बंद हो गई थी, उसको उन्होंने बहाल करने की बात कर दी। ये कुछ ही राज्य है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भाजपा शासित राज्यों में कहीं नहीं हुआ है। बीरेन जी साहब जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नियमितीकरण जो है प्रदेश के जो शिक्षा कर्मियों का संविलियन को बीजेपी शासनकाल ने किया था। बहुत बड़ी गलतफहमी है, शर्मा जी को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। उसके बाद मात्र जो है 1,45,000 लोगों में से 1,30,000 के लगभग बीजेपी गवर्नमेंट ने करके चला गया था, नियम बना के गया था। मात्र 15,000 जो है शिक्षक है, इनके कार्यकाल में संविलियन हुआ, चूंकि नियम बन गया था। रही बात पेंशन की, पुरानी पेंशन बहाली की गई है, और हमने सम्मेलन भी किया, शानदार सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान भी किया, लेकिन वह मामला भी अभी तक अटका हुआ है। अभी तक जो हम कथन निश्चित से चाह रहे हैं कि हमारा जो पेंशन का निर्धारण हो, उसमें भी किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं आई है। तो हम तो सब तरफ उलझ गए हैं, पता नहीं हमारा कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है कि नहीं की है? जब रिटायर होंगे तब देंगे, अभी से थोड़ी देंगे। 2038 तक मामला जाएगा। ये किया है, लेकिन वो मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कब से हमको जो है पुरानी पेंशन हमारे लागू कब से होगा, इसको भी अधिकारी अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। भाजपा शासित राज्यों ने तो घोषणा ही नहीं की है। मानता हूँ सर, आपका कहना सही है, और मैं इसके लिए आभारी भी हूँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कि राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने पुराना पेंशन दिया है, और मेरे ख्याल से वर्मा जी ने भी बहुत बड़ा सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया है। लेकिन यदि हम किसी सम्मान करते हैं तो प्रतिकार करने का भी हमको हक और अधिकार है। समय समय पर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमारी मांग पूरी कैसे होगी, और तो बात पे काम नहीं बनेगा। चलिए, हम आखिरी सवाल, समय कम है बीरेन जी, मैं पूछना चाहूंगा कि लंबी हड़ताल चलेगी तो महीनों चलेगी, तो कितनी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे बच्चों की? देखिए सर, हड़ताल करने का हम लोगों को शौक नहीं है। सरकार जल्दी बातचीत करे, मांग पूरी कर दे, लौट जाएंगे। तो सरकार को पूछना है कौन मांग लंबी हड़ताल करना चाहता है। चलिए, बातचीत के लिए तो सुरेंद्र शर्मा जी ने कह दिया है कि बातचीत होगी, जल्दी होगी, संवादहीनता खत्म हो जाएगी। और हमारा आपसे और कमल जी से अनुरोध है कि संवादहीनता समाप्त होते ही थोड़ा कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे आम जनजीवन प्रभावित ना हो। अगर आप 5.5 लाख, जैसा कि सामने आ रहा, 9 दिन के लिए ताला बंद, स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद, तो आम जनजीवन आप भी उत्तरदायी है उतने आम लोगों के लिए जितना कि सरकार और विपक्ष जिम्मेदार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी आपका, कमल जी आपका, अनुराग जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, और आप श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।
तो छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और सरकारी अधिकारी कर्मचारी अच्छे से जानते हैं कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा वो एक कामकाज बंद कर 5 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। उधर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हड़तालियों के साथ है और उनकी मांगों को सही बताते हुए सरकार के खिलाफ आक्रामक भी है। खैर, अब नजर सरकार पर है, देखते हैं वो इस हड़ताल को लेकर आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। क्या हड़तालियों की मांगें पूरी होंगी या फिर उन्हें सिर्फ पहले की तरह ही आश्वासन ही मिलेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।